नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धरित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 16 जून से 13 जुलाई 2025 की समसामयिक घटनाओं के संग्रह का तीसरा और आखिरी भाग होगा। इस वीडियो में आज हम बचे हुए सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है भारतीय राजव्यवस्था और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम, और जिसका पहला न्यूज़ है कि हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद। ध्यान रखेंगे, भारत में लगभग 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिसमें यह मध्य क्षेत्रीय परिषद से संबंधित न्यूज है कि हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित की गई है। तो ये नाम हम अपने ध्यान में रखेंगे। और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने की है। और जहाँ तक भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का इतिहास है, तो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1956 में रखा गया था। और उसी वर्ष राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, पहले चरण में जो कि वर्ष 1956 था, उसमें 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। और बाद में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो है वर्ष 1972 में की गई। इस प्रकार वर्तमान में जो है भारत में कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें जो है कार्यरत है। अब थोड़ा इन क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं उन्हें हम देखेंगे। तो जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है उसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश शामिल है। उसी तरह से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम शामिल है। जहाँ तक पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात आती है, तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली है। ध्यान रखिएगा, ये पहले दोनों अलग अलग थे, यानी कि दमन और दीव अलग था और दादरा और नगर हवेली अलग था, लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का अगर बात किया जाए तो उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल है। ठीक उसी तरह से जो पूर्वोत्तर परिषद है, जो आखिरी परिषद है, उसमें मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। और पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के तहत सिक्किम को जो है, सिक्किम राज्य को भी पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया गया है, यानी कि इससे पहले सिक्किम इसमें शामिल नहीं था। सिक्किम को वर्ष 2002 में संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा इसकी संरचना को हम देखेंगे कि क्षेत्रीय परिषदों की संरचना क्या है। तो सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। उपाध्यक्ष की अगर बात कर लिया जाए तो वार्षिक बैठक, जिस भी क्षेत्रीय परिषद की वार्षिक बैठक जिस सदस्य राज्य में होती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री ही इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष के बाद अगर सदस्य की बात आती है तो सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तो राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक जो होते हैं, इनके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य राज्य से राज्यपाल जो है 2 मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित करता है। और जहाँ तक सलाहकार की बात की जाए तो नीति आयोग, जो कि पूर्व में योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, तो इस नीति आयोग के द्वारा नामित एक व्यक्ति जो होता है, इसका सलाहकार होता है। और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में एक स्थायी समिति भी होती है, जिसमें सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। और राज्य द्वारा जो भी प्रस्तावित मुद्दे होते हैं, उनसे संबंधित चर्चा की शुरुआत सर्वप्रथम परिषद का जो बैठक होता है, आयोजन होता है, उसमें मुख्य सचिव के द्वारा ही शुरू की जाती है। तो इन सारे तथ्यों को भी ध्यान में रखिएगा। जहाँ तक इन परिषदों की प्रकृति की बात कर ली जाए तो ये सिर्फ सलाहकारी प्रकृति की होती है। इसका मतलब ये है कि इनकी सिफारिशें जो है वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सरकार इनकी सिफारिशों को मान भी सकती है और न भी मान सकती है। तो इसीलिए ये सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। थोड़ा सा इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो राज्यों के बीच सहकारी कार्य या विकासात्मक कार्य को लेकर जो सहकारी कार्य है उसको बढ़ावा देना,
केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार मंच के रूप में कार्य करना। इसके अलावा क्षेत्रवाद, भाषावाद और अन्य पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने की दिशा में निरंतर अग्रसर होते हुए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। तो ये सभी इसके स्थापना के उद्देश्य थे। इससे संबंधित सारे तथ्यों को मैंने बड़े ही सरलतम रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इसको बड़े ही अच्छे से आप, बड़े ही ध्यानपूर्वक इसे आप अपने जहन में रखिएगा। इस तरह से हमारा एक सेगमेंट जो है समाप्त होता है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। और इसमें पहला न्यूज है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है उसको वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। और ये किस कार्य हेतु दिया गया है, तो यह पुरस्कार जो है IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने या डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ साथ वित्तीय समावेशन के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रदान किया गया है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने देश में घरेलू आय के वितरण को मापने और आर्थिक असमानता को समझने के लिए, ध्यान रखिएगा, घरेलू आय के वितरण को मापने और आर्थिक असमानता को समझने के लिए वर्ष 2026 में पहली बार सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में घरेलू आय सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो भारत सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा किया गया है। और ये नाम याद रखिएगा, सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में ये काम किया जाना है। अगले न्यूज की ओर बढ़ेंगे कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो बाह्य ऋण है यानी विदेशी ऋण है वो मार्च 2025 में $736.3 बिलियन तक पहुंच गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये विदेशी ऋण यानी भारत के ऊपर जो विदेशी ऋण है वो $736.3 बिलियन तक पहुंच गया है वर्ष मार्च 2025 तक। और यह पिछले वर्ष की तुलना में 67.5 अरब डॉलर अधिक है, यानी पिछले वर्ष जितना था उससे ये 67.5 अरब डॉलर अधिक है। और अगर इसका GDP से तुलना कर लिया जाए तो यह ऋण जो है देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की तुलना में मार्च 2024 के 18.5% से बढ़कर मार्च 2025 में 19.1% हो गया, यानी कि इसमें मामूली वृद्धि हुई है। तो इन आंकड़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। और अगर सर्वाधिक मुद्रा के अनुसार ऋण कहाँ से लिया गया है, तो उसमें अमेरिकी डॉलर जो है पहले स्थान पे है, यानी कि भारत के द्वारा लिया गया जितना भी जो विदेशी ऋण है उसमें सर्वाधिक जो है अमेरिकी डॉलर में लिया गया है, वो पहले स्थान पर है। इसके अलावा 31% से अधिक ऋण जो है भारतीय रुपया में लिया गया है। इसका मतलब ये भारत के अंदर जो वित्तीय संस्थाएं हैं उन वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण लिया गया है। और तीसरे स्थान पर जो है जापानी येन है, यानी जापानीज मुद्रा की जो करेंसी है उसमें ये ऋण लिया गया है। तो मूल रूप से हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अमेरिकी डॉलर, चूँकि ये विदेशी ऋण का बात है तो अमेरिकी डॉलर इसमें पहले स्थान पर है। और अगर भारतीय रुपया को हटा दिया जाए तो उसके बाद दूसरे स्थान पर फिर जापानी येन आ जाता है। तो इस सारे तथ्यों को, इन सारे आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है ई-कुबेर प्रणाली। तो ये क्या है, तो RBI द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसका उपयोग सरकार और बैंकों के बीच, ध्यान रखना है, सरकार और बैंकों के बीच 75 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतानों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसलिए इस ई-कुबेर प्रणाली को ध्यान में रखिएगा। इस तरह एक और सेगमेंट हमारा समाप्त होता है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है हाल फिलहाल में, कि हाल ही में 25 जून 2025 को, ये तिथि हमें याद रखना है, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं।
कि हाल ही में 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS जो है के लिए एक्सियोम 4 मिशन ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। ध्यान रखिएगा, उस मिशन के नेतृत्वकर्ता जो थे यानी जो पायलट थे वो शुभांशु शुक्ला जी थे। तो उनके नेतृत्व में ही एक्सियोम 4 मिशन ने सफलतापूर्वक जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। और किस तिथि को? तो 25 जून को। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा जी भी गए थे, तो वो पहले व्यक्ति हैं और 41 वर्षों के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे व्यक्ति बने हैं। लेकिन ISS में यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखने वाले ये पहले भारतीय हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब चूंकि एक्सियोम 4 मिशन की बात हो रही है तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ध्यान देंगे क्यों क्या है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर भेजा गया एक निजी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान है। ध्यान रखेंगे कि निजी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान है, जिसे अमेरिकी आधारित कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स के साथ भागीदारी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। तो ये दो कंपनियों के भागीदारी से ये संभव हुआ है, जिसमें पहली कंपनी है एक्सियोम स्पेस और दूसरी है स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की है, और दोनों ही अमेरिका आधारित कंपनी है, ये ध्यान रखना है। और इस मिशन के लिए जो प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया है वो फैल्कन 9 रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल करके स्पेस एक्स ड्रैगन जो कि अंतरिक्ष यान है, इस अंतरिक्ष यान का नाम जो है स्पेस एक्स ड्रैगन है, और जिस प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम फैल्कन 9 है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो उसी फैल्कन 9 का इस्तेमाल करते हुए स्पेस एक्स के ड्रैगन को, जो कि अंतरिक्ष यान था, उसको प्रक्षेपित किया गया है अंतरिक्ष में। और इस मिशन के लिए चयनित टीम में कुल 4 देश के यात्री जो है भाग ले रहे हैं। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा पोलैंड और चौथा हंगरी के अंतरिक्ष यात्री जो है इसमें शामिल हैं। कुल 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल हैं। इस तरह से शुभांशु शुक्ला जी अगर पायलट हैं तो इस एक्सियोम स्पेस की मानव अंतरिक्ष उड़ान निर्देशक जो है वो पेगी विटसन है, जो यूएसए की नागरिक है। और जो अन्य 2 अंतरिक्ष यात्री हैं उनमें एक है स्लावोन्स उजनान्स्की जो कि पोलैंड से संबंधित है, और एक है टिबोर कापू जो हंगरी से संबंधित है। तो इन नामों को ध्यान में रखिएगा। और इस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए सभी अंतरिक्ष यात्री 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। यानी कि शुरू में यह मिशन जो है 14 दिनों के लिए प्रस्तावित था, लेकिन यह एक्सियोम 4 मिशन जो है 18 दिनों तक चला है। तो ये हमें आंकड़े को भी ध्यान में रखना है। अब जहाँ तक इस मिशन का भारत के संदर्भ में अगर इसके महत्व को देखा जाए तो हमें आपको पता ही होगा कि आने वाले कुछ वर्षों में जो है भारत जो है अपना गगनयान मिशन शुरू करने जा रहा है। यानी कि भारत का अपना मिशन होगा जिसके द्वारा अंतरिक्ष में भारतीय जो है वो जाएंगे और वहाँ पे शोध करेंगे। तो भारत के गगनयान मिशन के विकास में सहायक होगा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो है इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। यानी कि गगनयान मिशन के लिए जो अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं उनमें से एक अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी हैं, और इस मिशन में जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है उनका वह अनुभव जो है भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। तो इसलिए इसका भारत के संदर्भ में महत्व जो है बढ़ जाता है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में ट्विटर के सह संस्थापक, ध्यान रखिएगा ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, जिसके सह संस्थापक थे जैक डॉर्सी, उन्होंने हाल ही में बिटचैट नाम का एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, बिटचैट, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जैक डॉर्सी के द्वारा। और इसकी विशेषता ये है कि ये ऐप जो है, जो कि मैसेजिंग ऐप है, वह बिना इंटरनेट, फ़ोन नंबर या ईमेल के काम करता है। यानी कि इसको लॉगिन करने के लिए ना तो आपको फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी देने की ज़रूरत है, और ना ही इसको ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट चाहिए। यानी कि ये स्मार्टफोन में जो ब्लूटूथ होता है उसका इस्तेमाल करके एक मेश नेटवर्क बनाता है, और इसमें उसी ब्लूटूथ में
एक यूज़र के ब्लूटूथ से दूसरे यूज़र के ब्लूटूथ तक और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से स्मार्टफ़ोन के ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए यह मैसेजिंग ऐप काम करता है। तो इसका नाम भी याद रखिएगा। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ेंगे, जो है व्यक्ति दिवस, त्योहार, पुरस्कार और संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज़ है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार के लिए 23 और बाल पुरस्कार के लिए 24 विजेताओं के नामों की घोषणा की है। अब इससे संबंधित सारे तथ्यों को, सारे जो भी प्रमुख बिंदु हैं, उन्हें हम ध्यान से देखेंगे। अब इसमें पहला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार के लिए अगर बात किया जाए तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको मैं आपके समक्ष रख देता हूँ कि हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को फिर उगना कविता संग्रह के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और मैथिली का बात कर लिया जाए तो नेहा झा मणि को उनके काव्य संग्रह बनारस आहम के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसी तरह से अंग्रेजी में अद्वैत कोतारी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में इस वर्ष जो है डोंगरी भाषा के लिए पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा नहीं की गई है। तो ये तथ्य भी ध्यान में रखिएगा। अब साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार देखते हैं। तो इसमें हिंदी के लिए सुशील भट्ट को 1/12 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और मैथिली में मुन्नी कामत को चुपका, जो कि बाल कहानियों का संग्रह है, के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इससे पहले कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार को देखें, उससे पहले हम ये देखेंगे कि साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो इसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली स्वायत्त संस्था साहित्य अकादमी की स्थापना जो है वर्ष 1952 में किया गया, तथा यह संस्था वर्ष 1954 से कार्यरत है। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था आती है और यह एक स्वायत्त संस्था है। और इसकी स्थापना जो है 1952 में किया गया था और यह संस्था 1954 से कार्यरत है, यानी अपनी सेवाएं दे रहा है। और यह साहित्य अकादमी जो है वो 24 भाषाओं में साहित्यिक रचनात्मक कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिनमें जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं वो तो हैं ही, इसके साथ 2 और अंग्रेजी और राजस्थानी भी शामिल है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब बारी बारी से हम साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार को देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। इसमें 9 से 16 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए लिखे गए साहित्य को पुरस्कृत किया जाता है। और यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। और इसमें 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि, उत्कीर्ण पट्टिका, एक शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उस तरह से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई। इसमें 35 वर्ष या उससे कम आयु के युवाओं को सम्मानित किया जाता है। और यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। और इसमें भी 50,000 रुपये की नगद राशि, एक पट्टिका, शॉल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगले न्यूज़ की तरफ हम पढ़ेंगे कि हाल ही में वर्ष 2025 का 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया है। तो क्रम से याद रखिएगा कि ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2025 का। और यह प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष के योग दिवस का विषय था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और कब? तो वर्ष 2014 में। और ये 21 जून को ही क्यों किया गया था? तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। और योग को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया है।
अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में मेटा, जो कि पूर्व में फेसबुक के नाम से जाना जाता था, ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड नियुक्त किया है। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। और मेटा क्या है? तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां लोग अपने प्रोफाइल बना सकते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, फोटो और वीडियो शेयर कर सकते हैं और विभिन्न समूहों में शामिल हो सकते हैं। और वर्तमान में मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष जो है वो संध्या देवनाथन है, जिन्हें कुछ ही महीने पहले दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के संचालन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को आधिकारिक रूप से महिला कृषकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2026 को यूएनजीए द्वारा आधिकारिक रूप से महिला कृषकों को समर्पित किया गया है, महिला कृषकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अगले न्यूज की तरफ अब बढ़ेंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ष 2025 के लिए इस सूचकांक से संबंधित सारे तथ्यों को हम देखेंगे कि यह एक ऐसा सूचकांक है जो विभिन्न देशों की ऊर्जा प्रणाली को वर्तमान प्रदर्शन और भविष्य के लिए उनकी तत्परता या भविष्य के लिए उनकी जो तैयारी है उसके आधार पर मापता है। उदाहरण के लिए इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। कुछ इसके लिए पैरामीटर सेट किए गए हैं कि जैसे ऊर्जा सुरक्षा, जिसमें स्थिर और लचीली ऊर्जा आपूर्ति की उपस्थिति होनी चाहिए। पर्यावरणीय स्थिरता, यानी पर्यावरणीय प्रभाव कम करने वाले ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। और ऊर्जा समानता की बात किया जाए तो सभी वर्गों, जिसमें उपभोक्ता और उद्योग, यानी जो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हो और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी हो, तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। तो इन सारे पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए ये सूचकांक तैयार किया जाता है। और इसका जारीकर्ता जो है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। और वर्ष 2025 का जो सैंपल साइज है उसमें 118 देशों को जो है इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत जो है पिछले वर्ष के 63वें स्थान से खिसक कर जो है इस वर्ष 71वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि इस वर्ष जो है 8 पायदान का गिरावट हुआ है भारत के संदर्भ में देखा जाए तो। और जो शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता देश हैं इस सूचकांक में, उसमें स्वीडन पहले स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे स्थान पे है और डेनमार्क तीसरे स्थान पे है। और वहीं कॉन्गो जो है वो सबसे निचले स्थान पर है। अगले न्यूज की तरफ अब बढ़ेंगे कि हाल ही में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये नाम याद रखिएगा कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। और अमिताभ कांत को जुलाई 2022 में भारत का G20 शेरपा जो है नियुक्त किया गया था, क्योंकि वर्ष 2023 में फिर भारत ने G20 की अध्यक्षता भी है वो संभाली थी। अब ये जो शेरपा शब्द जो है वो कहाँ से आया है उसे हम भी थोड़ा देखेंगे इसके ओरिजिन को। तो G20 में शेरपा जो है सदस्य देशों के नेताओं के लिए मार्गदर्शक और वार्ताकार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे शेरपा जो होते हैं, जो कि एक जातीय समूह है, नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों से संबंधित है। ये लोग पर्वतारोहण में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। साथ ही ये पर्वतारोहियों के मार्गदर्शक और सहायक भी होते हैं। यानी कि नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतारोहियों के लिए मार्गदर्शक और जो सहायक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं उन्हें शेरपा कहा जाता है, जो कि वहाँ निवास करने वाली एक जातीय समूह है। और वहीं से ये शब्द लिया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है एक पुस्तक जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, ये किसकी आत्मकथा या संस्मरण है? तो ये है न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न। तो ये पुस्तक का नाम और ये किसकी संस्मरण है, ये दोनों हम याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। तो इस सूचकांक से भी संबंधित हम सारे तथ्यों को ध्यान से देखेंगे कि इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट नाम का एक थिंक टैंक है, उसने ये
जारी किया है या वही इसे जारी करता है। और यह सूचकांक जो है दुनिया भर के प्रमुख शहरों में जो जीवन की गुणवत्ता है यानी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका आकलन करता है। और उसके लिए जो कुछ संकेतक या कुछ मानक तय किए गए हैं उन मानकों के आधार पर ही यह सूचकांक फिर तैयार किया जाता है। जिसमें क्या है, तो इसमें स्थिरता हो गई, स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया, पर्यावरण हो गया और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर शहरों की रहने लायक स्थिति का फिर मूल्यांकन किया जाता है। और इन्हीं सब मानकों को ध्यान में रखते हुए जो इस वर्ष के सूचकांक बनाए गए हैं उसमें जो शीर्ष 3 रहने योग्य शहर है उसमें डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन जो है इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 शहरों को रखा गया है। इसमें एक स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है और ऑस्ट्रिया का वियना है। तो जो भी स्कोर दिए गए हैं इन दोनों दोनों स्कोर में बराबरी के कारण इन दोनों शहरों को है संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रखा गया है। और इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। और न्यूनतम रहने योग्य वाले शहरों में सीरिया की राजधानी जो दमिश्क है वो सबसे निचले पायदान पर है। अब जहाँ तक अपने देश भारत की बात कर ली जाए तो भारत के 2 शहर जो हैं यानी दिल्ली और मुंबई जो है जिनका स्कोर जो है 60.2 है 100 में, याद रखिएगा 60.2 है। ये संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर है। और कितने देशों का सैंपल साइज लिया गया है, तो इस वर्ष के सूचकांक में कुल 173 शहरों को शामिल किया गया है। और 173 शहरों में भारत के 2 शहर दिल्ली और मुंबई जो है संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर है। अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे जो है कि हाल ही में 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुआ है। और इस श्रम सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण बात था कि इस वर्ष जो है इसमें कन्वेंशन यानी C192 पारित किया गया है जो वैश्विक कार्यस्थलों पर जैविक खतरों से सुरक्षा से संबंधित ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक के हिसाब से वैश्विक कार्यस्थलों पर जैविक खतरों से सुरक्षा से संबंधित यह कन्वेंशन था। तो इसलिए C192 को ध्यान में रखिएगा जो इस वर्ष जिनेवा में संपन्न हुए 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इसे पारित किया गया है। अगला न्यूज़ है जो कि एक और किताब से संबंधित है जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा विमोचित किया गया है। वो है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 नाम से ये पुस्तक जो है जो कि वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी उनके भाषणों का ये संकलन है और जिसको किताब का शक्ल दिया गया है जिसका नाम रखा गया है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025। तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई 10वीं सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट है। और इस सूचकांक में भारत जो है 99वें स्थान पर है जबकि 2024 में भारत जो है इस सूचकांक में 109वें स्थान पर था। यानी कि हमें 10 पायदान का फायदा मिला है। और पहली बार ऐसा है कि हमने शीर्ष 100 में स्थान बनाया है या स्थान प्राप्त किया है। और जहाँ तक भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 74वें स्थान पर है, नेपाल 85वें स्थान पर है और श्रीलंका 93वें स्थान पर है। यानी कि हमसे आगे हमारे 3 पड़ोसी देश हैं जो क्रमशः भूटान, नेपाल और श्रीलंका हैं। और इस सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। तो इन तीनों नामों को ध्यान में रखिएगा। और इस रिपोर्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण यानी सारांश आप कह सकते हैं वो ये है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति रुक गई है। ध्यान रखिएगा ये सतत विकास लक्ष्य यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट गोल्स हैं ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा तय किए गए थे जो कि सभी देशों के द्वारा यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने थे।
और इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि सारे मेंबर कंट्रीज़ को 17 प्रकार के टास्क दिए गए थे और इन टास्क को 2030 तक पूरा करना था। लेकिन महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये है कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति रुक गई है तथा 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 17 लक्ष्यों में से केवल 17% ही 2030 तक प्राप्त किए जाने का अनुमान है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2015 में तय किए गए थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक सिर्फ 17% ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है उन 17 लक्ष्यों का। अब वो कौन कौन से 17 लक्ष्य थे जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित किए गए थे? उसमें सबसे पहला था सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना, यानी इसमें सारे देश जो है अपने अपने यहाँ सभी स्तर पर जो गरीबी है उनको समाप्त करेंगे। शून्य भूख यानी जीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभ्यकार और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, कम असमानताएं, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पानी के नीचे सुरक्षित जीवन, भूमि पर सुरक्षित जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक साझेदारी। यानी कि कुल ये 70 लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए थे, यानी कि ये 17 टास्क दिए गए थे अलग अलग देशों को, और यही 17 सतत विकास लक्ष्य के नाम से जाने जाते हैं। और ये सारे क्रम से हैं, ध्यान रखिएगा, सारे क्रम से हैं। और बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो तीसरा यानी थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसीलिए क्रम से है 1 से लेकर 17 तक, इसलिए इसे नंबर में ही, नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से ही ध्यान में रखिएगा कि पहले स्थान पर है सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना, दूसरे स्थान पर है शून्य भूख, तीसरे स्थान पर है अच्छा स्वास्थ्य। तो इसको इसी तरह से याद रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे जो एक बुक से संबंधित है, और वह बुक है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? राम माधव। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे संविधान हत्या दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। और पिछले वर्ष ही इसे, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उन्होंने वर्ष 2024 को ही 25 जून को आधिकारिक रूप से संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया था, और तब से इसे मनाया जा रहा है, यानी पिछले वर्ष और इस वर्ष भी। और इसका कारण क्या है? तो वर्ष 1975 की इसी तारीख को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में 18 महीनों का आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित किया गया था। तो उसी के याद में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। और मुख्य रूप से संविधान हत्या दिवस क्या था, यानी कि उस दौरान जो 18 महीने का आपातकाल लगाया गया था, उस दौरान क्या क्या हुआ था? तो मीडिया पर सेंसरशिप कर दिया गया था, यानी जितने भी जो मीडिया हाउस थे उनमें बहुत सारे को बंद कर दिया गया था, या बहुत बहुत लोगों को बलपूर्वक जो है दबाया गया था। जो भी जिन्होंने भी सरकार के विरोध में लिखा, उन सारे मीडिया आउटलेट्स को, मीडिया हाउसेस को प्रताड़ित किया गया, उन्हें दबाया गया, और बहुत सारे मीडिया संस्थानों को बंद भी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो जितने भी जो राजनीतिक विरोधी थे, यानी जिसे हम विपक्ष कह सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, न्यायपालिका को कमज़ोर किया गया, आधारभूत जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनको निलंबित कर दिया गया। तो इस तरह से इन सारे असंवैधानिक चीज़ों को लागू करते हुए जो है 18 महीने का आपातकाल घोषित किया गया था। इसीलिए अब इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाने का जो है प्रस्ताव पिछले वर्ष वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में चर्चा में रही एक पुस्तक जिसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज, वह किसकी जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इसमें नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है, खास करके उन दिनों में जब देश में इमरजेंसी लागू था। तो ये पुस्तक का नाम ध्यान में रखिएगा, और यह पुस्तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचित किया गया है।
अगली न्यूज जो कि एक पुस्तक से ही संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये शिखर धवन, जिनके बारे में हम सभी परिचित हैं, उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम शॉर्ट में रॉ के भी नाम से जानते हैं, का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन। ध्यान रखिएगा, भारत की जो बाहरी खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत की भीतरी खुफिया एजेंसी आईबी है, उसी तरह से भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ है, जिसका नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को। और इन्होंने भूतपूर्व रॉ प्रमुख रवि सिन्हा का स्थान लिया है। तो इन नामों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। तो ये नाम भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो नेवी है, नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगला न्यूज है कि हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन से पूर्व ब्रिक्स देशों द्वारा गठित न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक रूप से कोलंबिया और उज्बेकिस्तान शामिल हो गए हैं। तो जैसा कि भी पता होगा कि हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है, जो कि रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ है। तो उस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संपन्न होने से पहले ही ब्रिक्स देशों के द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक गठित किया गया है, उसमें 2 देश कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है आधिकारिक रूप से शामिल हो गए हैं। तो इन दोनों देशों का नाम याद रखिएगा। और इन 2 नए देशों के जुड़ने के साथ ही जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उनके सदस्य देशों की संख्या अब 11 हो गई है। और वर्तमान में एनडीबी की अध्यक्ष पद पर डिल्मा रूसेफ कार्यरत है। अब थोड़ा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं कि यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। और इस बहुपक्षीय विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? तो जो सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, उन सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसका मुख्यालय जो है चीन के शंघाई शहर में स्थित है। इस तरह से एक और हमारा खंड सेगमेंट समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है खेल से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो हाल ही में संपन्न हुआ है। और यह आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और इस चैंपियनशिप में, यानी अब तक कुल हुए 3 संस्करण में, इस चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीका की यह पहली जीत थी। और वर्ष 1998 के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला आईसीसी खिताब भी था। ध्यान रखिएगा, यह 3 संस्करण में पहला संस्करण अभी सिर्फ पहली बार साउथ अफ्रीका ने जीता है। और 1998 के बाद जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें 1998 के बाद पहली बार ये साउथ अफ्रीका ने ये टूर्नामेंट जीता है। विजेता के रूप में दक्षिण अफ्रीका को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2.1 मिलियन डॉलर का नगद पुरस्कार दिया गया है। और इसका वेन्यू जो था वो लॉर्ड्स यानी लंदन में था। और प्लेयर ऑफ द मैच एडन मार्करम को दिया गया। अगला न्यूज है कि ललित उपाध्याय, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, का संबंध किस खेल से था? तो हॉकी से था। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, ललित उपाध्याय और हॉकी। दिलीप दोषी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट से था। ये स्पिनर थे, स्पिन गेंदबाज थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है हाल ही में पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे संस्करण का ग्लोबल एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ई स्पोर्ट्स, अगर थोड़ा सा इसको अगर सरलतम रूप में मैं समझाऊं, तो जो ऑनलाइन वीडियो गेमिंग होता है, ये उसी से संबंधित जो है उसका वर्ल्ड कप है, जिसका दूसरे संस्करण का ग्लोबल एम्बेसडर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नियुक्त किया गया है।
और ये वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन 7 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रस्तावित है, तो ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में ई स्पोर्ट्स जो है वो एक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें प्रत्येक वर्ष निवेश तो बढ़ ही रहा है, साथ ही पुरस्कार राशि में भी वृद्धि हो रही है। और आप लोगों ने भी बहुत सारे जो वीडियो गेम होते हैं उनका नाम सुना होगा, जैसे कि काउंटर स्ट्राइक हो गया, लीग ऑफ लीजेंड्स हो गया, फोर्टनाइट हो गया। इस तरह के जो ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं उसी से संबंधित ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है। और इस वर्ष इसमें कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं और इनामी राशि जो है वो 71.5 मिलियन डॉलर है। तो इसकी इनामी राशि से आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे ये काफ़ी ही विस्तार लेता जा रहा है, ये काफ़ी ही भव्य होता जा रहा है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों, यानी जो क्रिकेट के 3 फॉर्मेट्स हैं जिसमें टेस्ट है, वनडे और T20 है, तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। और अब वीडियो का आज के इस आखिरी वीडियो का आखिरी सेगमेंट है, जो कि बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित सेगमेंट है। और जिसका पहला न्यूज़ है कि हाल ही में बिहार जो है शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए, ध्यान रखिएगा, शहरी स्थानीय निकाय चुनाव जिसमें पार्षद या उप पार्षद को चुना जाता है, तो शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि पहला ऐसा राज्य है जिसने स्थानीय निकाय चुनाव में छोटे स्तर से ही सही लेकिन जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है उसके इस्तेमाल से, यानी मोबाइल स्मार्टफोन के इस्तेमाल से उसमें ऐप का उपयोग करके बिना मतदान केंद्र गए ही अपना वोट डाल सकने का जो एक कह सकते हैं काफ़ी ही सरलतम उपाय जो है सोचा गया है, वो बिहार के द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में सोचा गया है कि अब मतदाता जो है बिना मतदान केंद्र गए वो जहाँ कहीं भी है वहीं से अब अपना मतदान दे सकते हैं। तो यही ई वोटिंग है और इसे पहली बार बिहार के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शुरू किया गया है और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। साथ ही जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो याद रखिएगा, 2 नाम जो कि अब चूंकि ये ई वोटिंग प्रणाली लागू कर दिया गया है, तो इसके अंतर्गत जो पहली महिला ई वोटर बनी है, यानी कि इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल ऐप के जरिए जो पहला मत डाला गया है दोनों वर्ग में, यानी कि पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में विभा देवी के द्वारा पहला मत डाला गया है और पुरुष वर्ग में मुन्ना कुमार के द्वारा पहला मत डाला गया है। यानी महिला वर्ग में ई वोटर बनी है विभा देवी और पुरुष वर्ग में ई वोटर बने हैं मुन्ना कुमार, और दोनों का संबंध जो है पूर्वी चंपारण से है। तो ये नाम दोनों ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और ये काफ़ी ही चर्चा का कारण इसलिए भी था क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये प्रणाली जो है, यानी ई वोटिंग प्रणाली जो है, खास करके जो प्रवासी लोग होते हैं या विकलांग होते हैं या गर्भवती महिलाएं होती है, वरिष्ठ नागरिक हो गए, वो बिना मतदान केंद्र पर आए हुए जहां है वहीं से मतदान दे सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने राजगीर में देश के चौथे शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा ये घोषणा किया गया है और जो है कि राजगीर में देश के चौथे शेर प्रजनन केंद्र को स्थापित किया जाएगा। और जो अन्य 3 शेर प्रजनन केंद्र हैं जो कि पहले से ही देश में स्थित है, वो कहाँ कहाँ है? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थित है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से ये हमारे आज के आखिरी वीडियो का ये आखिरी सेगमेंट का आखिरी न्यूज़ था। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे प्रयास को सराहने के लिए
व उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर आपका कोई कीमती सुझाव होगा तो उसे कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।